खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ ललित। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने ही चुनाव के लिए कमर कस ली है और अब हर सियासी मुद्दे का एक सिरा लोकसभा की जंग से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच ईआरसीपी प्रोजेक्ट के तहत पानी के बंटवारे को लेकर 20 साल पुराने विवाद में समझौता हो गया है। ईआरसीपी यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में एमपी के सीएम मोहन यादव और राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने एमओयू साइन किया है और इस एमओयू को सीएम मोहन यादव की एक बड़ी उपलब्धि भी माना जा रहा है। इस योजना के अमल में आने से प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा तो लोगों की प्यास बुझाने का काम भी ये योजना करेगी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमदास का ये दोहा तो सभी ने सुना होगा। रविवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच हुए एमओयू के बाद एक बार फिर ये दोहा प्रासंगिक हो गया। पानी बंटवारे को लेकर हुए समझौते के बाद जहां मध्य प्रदेश के कई जिलों की प्यास बुझेगी, वहीं इस समझौते ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सीने पर एक और तमगा लगा दिया है। बुझेगी एमपी की प्यास। पानी बंटवारे को लेकर मध्य प्रदेश को बड़ी सफलता। मध्य प्रदेश का राजस्थान के साथ पुराना विवाद सुलझा। राजस्थान के ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर था विवाद। दोनों राज्यों के सीएम के बीच साइन हुआ एमओयू। मध्य प्रदेश के 10 जिलों के किसानों को होगा फायदा। प्रदेश की 4.12 लाख हेक्टेयर जमीन होगी सिंचित। प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में बनेंगे करीब 16 बांध। बांधों से बनाई जाएगी प्रेशराइज्ड पाइपलाइन की नहर। खेतों में स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से होगी सिंचाई। गांव में पेयजल की पाइपलाइन भी बिछेगी। इस योजना का पूरा होना अटल जी का सपना सच होने की दिशा में बड़ा कदम है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सीएम मोहन यादव ने इस समझौते को लेकर खुशी जाहिर की। दोनों को जोड़ करके एक नई नदी जोड़ने की परियोजना, एक प्रकल्प भारत सरकार के नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया था और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस प्रकल्प पर आज दोनों राज्यों ने भारत सरकार के साथ में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। मालवा, चंबल ये अंचल तो ये बहुत कष्ट के जिले थे, जहां हम अगर मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, इधर आगर, राजगढ़, उज्जैन, देवास, ये पूरा बेल्ट जो हमारा ड्राई बेल्ट था, इस बेल्ट के अंदर पानी की न केवल उपलब्धता होगी, जिससे हमारा औद्योगिकरण का भी बेल्ट नया बनेगा, बल्कि सिंचाई का बहुत बड़ा रकबा बढ़ेगा। लगभग 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिंचाई होने वाली है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी के तहत पानी के बंटवारे को लेकर 20 सालों से अटका समझौता होने से मध्य प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी। सीएम मोहन यादव की शुरुआती सफलताओं में ये प्रोजेक्ट बेहद खास है। इससे उनका गृह जिला उज्जैन भी लाभान्वित होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि देश की नदियों को जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इस योजना में विशेष दिलचस्पी रही है। दोनों राज्यों के बीच हुए इस एमओयू को सीएम मोहन यादव की बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली बीजेपी अब कांग्रेस मुक्त बूथ के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यह अपील की, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस इसे बीजेपी का अहंकार करार दे रही है। विधानसभा में बम्पर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। विधानसभा के बाद बीजेपी पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव जीतने की जुगत में लग गई है। इसी कड़ी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं।
सोमवार को लोकसभा की तैयारियों की समीक्षा और कार्यालय के उद्घाटन करने वीडी शर्मा शहडोल पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए। साथ ही उन्होंने प्रदेश में सभी 29 सीटें जीतने का दावा करते हुए प्रदेश के हर बूथ को कांग्रेस मुक्त बूथ बनाने का आह्वान भी कार्यकर्ताओं से किया। अब ये कांग्रेस पूरे देश के अंदर आज नेस्तनाबूद हो रही है, अपना अस्तित्व खो रही है। इसलिए हमने तय किया है हर बूथ कांग्रेस मुक्त बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ को मोदी बूथ बना करके इस बार जीत का परचम और इतिहास बनाएंगे। वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के लोकसभा चुनाव न लड़ने को लेकर भी तंज कसा, तो वहीं वीडी शर्मा के कांग्रेस मुक्त बूथ के सपने को कांग्रेस बीजेपी का अहंकार करार दे रही है। कि बीडी शर्मा जी का जो बयान है कि बूथ कांग्रेस मुक्त, ये मुझे लगता है बहुत ही घमंड भरा है और दिखाता है कि हाँ, वो प्रशासन का दुरुपयोग करने की जो बात करते हैं, निश्चित तौर पर भाजपा प्रशासन का दुरुपयोग करती है। क्योंकि बीडी शर्मा जी जो बात कर रहे हैं ये सब घमंड में कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में जनता उनको इस बात का जवाब दे देगी। बीजेपी पूरे लाव लश्कर के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। उसने इस बार मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप यानी कि सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। तो वहीं लगता है कि कांग्रेस अभी तक विधानसभा में मिली करारी शिकस्त के सदमे से नहीं उभर पा रही। बीजेपी के चुस्त दुरुस्त संगठन से पार पाने के लिए कांग्रेस को जीतू पटवारी के नेतृत्व में पूरी मजबूती से लोकसभा के महासंग्राम में उतरने की जरूरत है। तभी वो बीजेपी के कांग्रेस मुक्त बूथ के सपने को पूरा होने से रोक पाएगी। शहडोल से अजय नामदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दोनों ही दलों के नेता वोटों का गणित बैठाने में लगातार कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों के दौरे भी कर रहे हैं। लेकिन 24 में सरकार बदलने के लिए राहुल गांधी यात्रा पर निकल पड़े हैं और ये यात्रा अब मध्य प्रदेश में एंट्री लेने ही वाली है। राहुल गांधी की एंट्री हो और एमपी में सियासी तूफान ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? देखिए, राहुल की यात्रा पर शुरू हुई सियासत की हमारी एक खास रिपोर्ट। मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 3 मार्च को मध्य प्रदेश में एंट्री लेने वाली है। राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश के 9 जिले और 7 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे, जिनमें मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, उज्जैन और रतलाम झाबुआ सीटें शामिल हैं। राहुल की यात्रा को लेकर कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व उत्साहित है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की ये यात्रा कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और नेताओं को संगठित करने के लिहाज से अहम मानी जा रही है। कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी के आने से कार्यकर्ता रिचार्ज होंगे और आगामी चुनाव में कांग्रेस को बेहतर परिणाम हासिल होंगे। न्याय यात्रा निकाली जा रही है और न्याय यात्रा के परिप्रेक्ष्य में 3 मार्च से मध्य प्रदेश में करीब 6 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर उनका न्याय यात्रा का भ्रमण रहेगा और निश्चित रूप से माहौल बनेगा। लोकसभा चुनाव की लोगों की तैयारियां हो रही हैं। लोकसभा चुनाव में अपने आप में एक नया उत्साह पैदा होगा, कार्यकर्ता में होगा कि राहुल गांधी जी यहाँ जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग उनके साथ होते हैं, एक नया माहौल बनता है और निश्चित रूप से फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस जहां उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा को चुनौती मानने से इनकार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा जहां से भी गुजरती है, वहां से कांग्रेस का सफाया हो जाता है। देखिए, इतिहास तो बताता है कि राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां जाती है, वहां से कांग्रेस समाप्त हो जाती है। और वैसे भी डबल इंजन की सरकार, और जब प्रभु राम से ही राहुल गांधी ने किनारा कर लिया, तो ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता तो अक्षम्य अपराध इसको मानती है। तो नतीजा तय है, राहुल गांधी जहां जाएंगे वहां कांग्रेस को सफाई करेंगे। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश का बड़ा हिस्सा कवर किया था, लेकिन इसका चुनावी नतीजों में कुछ खास असर नहीं दिखा। अब एक बार फिर 24 की जंग से पहले राहुल गांधी ग्वालियर चंबल में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस को एमपी में कितना फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। पूरा देश इन दिनों राममय है। 24 की जंग से पहले सियासत में सनातन का मुद्दा भी अब बुलंद है। तो ऐसे में उज्जैन में बना महाकाल लोक भी
मालवा निमाड़ में एक चुनावी मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी को जहां इससे सियासी फायदे की उम्मीद है, तो कांग्रेस भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर 24 की जंग में महाकाल लोक की भूमिका अहम रहने वाली है। महाकाल लोक, कालों के काल, उज्जैन के महाराजा, राजाधिराज महाकाल का लोक। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बने इस लोक ने उज्जैन के सांस्कृतिक और पुरातन वैभव को साकार किया। वैसे तो ये आस्था और विश्वास का विषय है, लेकिन इसका सीधा असर देश और प्रदेश की सियासत पर भी पड़ता है। माना जा रहा है कि महाकाल लोक बीजेपी सरकार ने बनाया, लिहाजा 2023 में इसका फायदा भी बीजेपी को मिला। न केवल उज्जैन बल्कि पूरे मालवा निमाड़ में बीजेपी को बढ़त मिली और अब वक्त लोकसभा चुनाव का है। सियासी नफा नुकसान समझने से पहले ये जान लेते हैं कि उज्जैन की जनता इससे कितनी खुश है और इससे उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा है। इसने महाकाल लोक बनाया है, उसको तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात है कि टोटल जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो अपना जो जॉब भी क्रिएट होगी। लोकसभा में तो अभी बीजेपी को फ़ायदा मिल रहा है पूरी तरह से, जहाँ तक हम देख रहे हैं पिछले 10 साल की जो सरकार देखी है, और माहौल भी अभी बीजेपी के पक्ष में लग रहा है। जो पार्टियां अभी काम कर रही है, जिसने महाकाल लोक बना हुआ अपने उज्जैन में, उसके कारण अपना टूरिज्म बढ़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ के आसपास के क्षेत्र का उद्धार हुआ है, मतलब जहाँ पे जो जो चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे रोडें अच्छी हो गई है। तो अपन तो ये चाहेंगे जो पार्टी चल रही है अभी वही आगे बढ़ती रहे। बीजेपी उत्साहित है। सांसद अनिल फिरोजिया मानते हैं कि बीजेपी सरकारों ने ही उज्जैन की तस्वीर बदली है। पीएम मोदी ने महाकाल लोक की सौगात दी, जिसके बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ी और रोजगार में बढ़ोतरी हो गई। हर वर्ग को फायदा मिल रहा है। साथ ही बीजेपी ने उज्जैन के लिए कई काम किए, जिससे जनता खुश है। महाकाल लोक के कारण उज्जैन की अर्थव्यवस्था और डेवलप हो रही है। इसको धार्मिक पर्यटन इंडस्ट्री के हिसाब से भी डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो हमारा रोड मैप था, जो हमने पूरा अक्षर से उसका पालन करा है, और आने वाले समय में भी और भी विकास हो रहे हैं। क्या लगता है कि लोकसभा में महाकाल लोक का फायदा बीजेपी सरकार को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। राम मंदिर का भी मिलेगा और महाकाल लोक का भी मिलेगा, क्योंकि जो हमारा मैनिफेस्टोल है उसका हमने अक्षरशः पालन करा है और जनता इसके कारण पसंद भी कर रही है। इधर कांग्रेस महाकाल लोक में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सभी दावे खोखले निकले। विधानसभा चुनाव में भले ही हार मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव में जनता कांग्रेस के साथ है। ये तो स्पष्ट है कि महाकाल लोक विगत कांग्रेस की कमलनाथ सरकार की ही देन थी। अलग बात है कि उस समय कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई और इसको बनाने का काम भाजपा की सरकार ने किया। लेकिन महाकाल लोक में जो भ्रष्टाचार हुआ, जिस हिसाब से वहाँ लोगों की आस्थाएं खंडित हुई, सप्तऋषि की जिस प्रतिमाएं खंडित हुई और भी प्रतिमाएं दरकी, वो भी देश के सामने है और समूचे विश्व के सामने है। इसका खामियाजा भी निश्चित रूप से भगवान महाकाल दिखाएंगे। महाकाल लोक का मुद्दा 24 की जंग में कितना असर दिखाएगा, ये तो समय बताएगा। बीजेपी इसके सहारे चुनावी बैतरणी पार करने की कोशिश में है, तो कांग्रेस महाकाल लोक में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बीजेपी के इरादों को नाकाम करने के इरादे से मैदान में है। कोशिशें दोनों तरफ से हैं। नतीजे ही बताएंगे कि जनता और महाकाल का आशीर्वाद किसे मिलेगा। संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए कुछ और पॉलिटिकल खबरें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा लगातार सियासत के केंद्र में रहा है। प्रदेश में धर्मांतरण के विषय को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। एक तरफ तो जहां नया कानून बनाए जाने की बात कही जा रही है, तो वहीं मिशनरी पर मुख्यमंत्री ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके बाद प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। मिशनरीज लोगों का बोलबाला है। एजुकेशन और हेल्थ में वो लोग वहां पर हावी हैं।
इसके आड़ में लोग धर्मांतरण ज्यादा करते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा लगातार सियासी बवाल की वजह बनता जा रहा है। विधानसभा चुनाव में भी धर्मांतरण के मुद्दे ने बड़ा असर डाला था। अब लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ये मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कई बार धर्मांतरण से जुड़ी घटनाएं प्रदेश के दूर दराज के अंचलों में भी देखने को मिलती हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इशारों में मिशनरियों पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए बीजेपी की सरकार हर संभव उपाय करेगी। मिशनरीज लोगों का बोलबाला है, एजुकेशन और हेल्थ में वो लोग वहां पर हावी हैं और इसका दुष्प्रभाव हो रहा है। इसके आड़ में वो लोग धर्मांतरण ज्यादा करते हैं, तो ये सब भी रुकेगा, हिंदुत्व को एक ताकत भी मिलेगी। देखिए, धर्मांतरण रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वो उपाय करेगी जो धर्मांतरण को रोके, छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी न बदले और छत्तीसगढ़ में जो हमारी संस्कृति सभ्यता है उस पर किसी तरह का विपरीत प्रभाव न पड़े। इस नाते धर्मांतरण रोकने के लिए हर वो उपाय हमारी सरकार करेगी। धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस जहां रमन सरकार में ज्यादा चर्च बनने और मिशनरी को बढ़ावा मिलने का आरोप लगाते हुए सरकार से इस मसले पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी भूपेश सरकार में एक आईपीएस के सुकमा से पत्र जारी करने का हवाला दे रही है, जिसमें ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण कराने का जिक्र था। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को चुनौती देती है कि वह धर्मांतरण को लेके, विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेके श्वेत पत्र जारी करें कि भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार में कितने चर्च बने थे और कांग्रेस की भूपेश सरकार के दौरान कितने चर्च बने थे। स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की जब जब प्रदेश में सरकार रहती है या देश में सरकार रहती है, वह स्वयं धर्मांतरण को बढ़ावा देती है ताकि इस मुद्दे पे बयानबाजी करके मतों का ध्रुवीकरण कर सके। क्या जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे तब सुकमा के आईपीएस अधिकारी एसपी ने पत्र लिखा था कि धर्मांतरण एक चिंता का विषय है और आदिवासी भाइयों को धर्मांतरित किया जा रहा है प्रलोभन देकर और दबाव पूर्वक। क्या वो पत्र इन्हें याद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के मामले में सख्त है और निश्चित रूप से आदिवासी भाइयों की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए धर्मांतरण को हम सबको मिलकर रोकना होगा। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद से धर्मांतरण का मुद्दा सियासत का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। मोदी की गारंटी के साथ ही धर्मांतरण का मुद्दा भी लोकसभा चुनाव से पहले जोर पकड़े हुए है। लोकसभा चुनाव की हांडी में पक रहा धर्मांतरण का मुद्दा कितना राजनीतिक जायका बढ़ाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर उठना शुरू हो गया है। विधानसभा में मिली बड़ी जीत के बाद बीजेपी अब 24 के रन को जीतना चाहती है। बीजेपी जानती है कि 23 की चुनौती में नारी वंदन जैसी योजनाओं का उससे भरपूर लाभ मिला था और यही वजह है कि 24 की जंग में भी महिलाओं को साधने के लिए बीजेपी का महिला मोर्चा एक्टिव नजर आ रहा है। बीजेपी का हर धड़ा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने में जुटा है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी बनाए जा रहे हैं। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा भी मैदान में है। बीजेपी 24 के रण को जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में बीजेपी ने प्रदेश की आधी आबादी को साधने अपनी महिला विंग को मैदान में उतार दिया है। गांव, कस्बों और शहरों में महिला मोर्चा हर महिला तक पहुंचेगा। कई कार्यक्रम और चाय पर चर्चा के जरिए महिलाओं की समस्या जानेगा, साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान कर भरोसा जीतने का काम करेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाए हैं और इन योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए 35 लाख महिलाओं तक पहुंचने के लिए स्व सहायता समूह की महिलाओं की बहनों के साथ हम जमीनी स्तर तक जाएंगे।
इधर बीजेपी महिला मोर्चा को टारगेट मिला तो कांग्रेस से तीखे वार भी हुए। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ की महिलाएं क्यों, देश का चुनाव है, देश की महिलाओं पर फोकस क्यों नहीं। राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए लाखों महिलाओं को न्याय दिलाने निकले हैं। बाकी टारगेट कहाँ है? देश का चुनाव है, देश की सरकार है, महिला बाल विकास मंत्री कहाँ जाएंगी? उन्नाव जाएंगी, वाराणसी की बेटी को मिलेंगी, हरियाणा की बेटी, मणिपुर की बेटी जिनका जिक्र किया, गुजरात की बेटी को मिलेंगी। और हमारी अगर बात कर रहे हैं तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में करोड़ों बहनें पहले और अभी 10,000 किलोमीटर के पैदल सफर में राहुल गांधी जी से मिल रही हैं, हमसे भी मिल रही है। मैं 10 राज्य कवर करके आई हूँ, लाखों बहनों को तो मैं भी मिल चुकी हूँ। ये सच है कि महिलाओं का एक तरफा वोट किसी की भी जीत हार तय कर सकता है। अब देखना होगा कि 24 में महिलाएं किसकी नैया पार लगाती हैं। 23 की तरह 24 में भी बीजेपी महिलाओं का भरोसा जीतने में कामयाब होगी या फिर कांग्रेस महिला वोटर्स को साधने में कामयाब होगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो हमारी खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।